कीर्ति अपनी भाभी रश्मि को बड़े चाव से पसंद करके लाई थी। वैसे तो पूरा परिवार ही गया था लड़की देखने, लेकिन अगर कोई नहीं गया था तो वो था उसका भाई विपुल, जो अपनी होने वाली पत्नी को देखने भी नहीं गया। पर जब लड़की वालों ने कहा कि आजकल के जमाने में ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही है कि खुद लड़का ही अपने लिए लड़की देखने नहीं आया, तो लड़के वालों ने बात संभालते हुए कहा कि लड़का बहुत सीधा है और उसे अपने घर वालों की पसंद पर पूरा भरोसा है। तो रश्मि के घर वाले लड़के के संस्कारों पर ही बलिहारी हो गए। वैसे भी रश्मि के घर वाले खुद तो लड़के को देख ही चुके थे। बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन था वो। ऊंचा कद, गेहुआ रंग, आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक विपुल बातचीत में भी स्नेहिल था। ऐसे लड़के तो किस्मत से मिलते हैं। ऐसे लड़के के लिए इनकार कौन कर सकता था भला। पर रश्मि आज की लड़की थी और वो लड़के को देखना चाहती थी। और जब उसने एक दो बार दबी जुबान से अपनी माँ से लड़के को देखने की इच्छा जाहिर की, तो माँ ने सीधा जवाब में फोटो पकड़ाकर कहा कि लड़का शर्मीला है और अगर तुम जिद करोगी लड़के को देखने की तो वो लोग तुम्हें बेशर्म समझेंगे। और वैसे भी तेरे पापा लोग तो देख ही आए हैं, क्या तुझे अपने माँ बाप पर इतना भी विश्वास नहीं है? आखिर माता पिता से बढ़कर बच्चों का हितैषी कोई होता है क्या भला? अपनी माँ की बात सुनकर रश्मि चुप हो गई, आगे कुछ न बोल सकी। फोटो में देखा तो विपुल उसे अच्छा ही लगा। अक्सर रश्मि की ननद कीर्ति रश्मि से किसी न किसी बहाने से बात करती रहती थी। कीर्ति अच्छी तरह से समझ गई थी कि उसकी होने वाली भाभी बहुत ही समझदार और हंसमुख है। एक दो बार रश्मि ने अपने होने वाले पति विपुल से बात करने की इच्छा जताई तो कीर्ति ने अपने भाई से बात कराई भी, परंतु हेलो कैसे हैं आप जैसी औपचारिक बातों के अतिरिक्त कभी कुछ और बात ही नहीं होती थी। हर बार ऐसा ही हुआ तो रश्मि अक्सर सोचती, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने वाला आधुनिक युग का युवक है या कोई पुरातन पंथी है ये विपुल? कुछ समझ नहीं आता। लोगों के हिसाब से तो उन दोनों की जोड़ी एकदम कमाल की थी, परंतु रश्मि को ये विपुल की इतना कम बोलने वाली आदत कभी कभी आदत न लगकर उसकी बेरुखी लगती। खैर, विवाह की मंगल बेला आई और विधिवत रूप से पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। और जब रश्मि अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंची तो उसकी प्यारी सी इकलौती ननद कीर्ति नेक लेने के लिए गृह प्रवेश के रास्ते में खड़ी थी। उसे अपने भाई विपुल से मोटी रकम चाहिए थी। विपुल ने भी थोड़ी हंसी ठिठोली के बाद उसकी मांग पूरी कर दी। विपुल को ऐसे हंसते देखा तो रश्मि ने चैन की सांस ली। चलो, हंसना तो आता है जनाब को। दिन भर अनेक रस्मों के साथ मुंह दिखाई की रस्म भी चलती रही। शाम ढलते ही कीर्ति ने अपनी भाभी को बड़े ही प्यार से उसके कमरे में पहुंचा दिया। अनगिनत ख्वाब अपनी आंखों में बसाकर बेड पर बैठी रश्मि विपुल के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। पर ये क्या, विपुल तो कमरे में घुसते ही बोला कि शादी की रस्में कितनी थकाने वाली हो जाती है ना। मैं तो सो रहा हूँ और तुम भी थकी होगी तो तुम भी सो जाओ। कहकर विपुल बिस्तर के किनारे पर करवट लेकर आराम से सो गया। रश्मि ये देखकर हैरान रह गई। ये कैसी सुहागरात है? थका है पर कम से कम दो बोल प्यार के तो बोल ही सकता था। इसने तो सरासर मेरा अपमान किया है। क्रोध और अपमान से भरी रश्मि ने ना तो कपड़े बदले और ना ही विपुल से कुछ कहा। बस दूसरे किनारे पर लेटकर चुपचाप आंसू बहाते हुए पता ही नहीं चला कब सो गई। दूसरे दिन नहा धोकर तैयार होकर तो कमरे से बाहर निकली थी, पर चेहरे पर उदासी की परत चढ़ी हुई थी। आज बहू के हाथों खाना बनाने की रस्म थी। अधिकतर मेहमान तो जा ही चुके थे, कुछ ही लोग शेष बचे थे जिन्हें आज जाना था। विपुल का छोटा भाई रमन भी कीर्ति की तरह ही चंचल स्वभाव का था और भाभी के साथ कल से ही हंसी मजाक कर रहा था।
कल तो रश्मि भी उसकी बातों से आनंदित थी, परंतु आज तो उसने गंभीरता की चादर ओढ़ रखी थी। कीर्ति और उसकी माँ से उसकी ये उदासी छुप न सकी, पर मेहमानों की उपस्थिति में उन्होंने कुछ पूछना उचित नहीं समझा, इसलिए वे चुप रहीं। विपुल तो सबके सामने इतना सामान्य था कि रश्मि को लगने लगा कि कहीं वो सचमुच इतना थका तो नहीं था कि सहज भाव से सो गया। उसका विश्वास पुनः विपुल पर कायम होता कि फिर रात्रि आ गई। आज भी उसने कुछ वैसा ही किया जो कल किया था। आज तो रश्मि का सब्र टूट गया। उसने विपुल को उठाया। विपुल उठकर बैठ गया और बोला, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कैसा टाइम? रश्मि ने पूछा तो विपुल बोला, ये विवाह मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है। मेरी जिंदगी में कोई और लड़की थी जिसका नाम प्राची था और मैं इतनी जल्दी उसे नहीं भूल सकता हूँ। तो फिर शादी क्यों की तुमने? और अब बताने से क्या फायदा? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? रश्मि ने क्रोधित होकर कहा तो विपुल बोला, किसी से तो विवाह करना ही था तुम्हें, और कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है तुम्हारी। तुम्हें इस घर की बहू होने का पूरा सम्मान मिलेगा, और कितना लाड प्यार हासिल करोगी ये तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। रही मेरी बात, तो मैं समय ही तो मांग रहा हूं बस। ये मैंने कब कहा कि मैं तुमसे पति पत्नी का रिश्ता नहीं रखूंगा? ओह, बड़ी मेहरबानी आपकी। कितने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, ये सब सुख देकर। मगर यही बात अगर आप मुझे शादी से पहले बता देते तो मेरी नजर में आपका सम्मान होता। विवाह तो मैं तब भी कर लेती और आपको पिछले रिश्ते से उबरने का समय भी खुशी से देती, बल्कि खुद उसमें आपकी मदद करती। पर आप तो ऐसे जता रहे हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस बार क्रोध कम और दुख अधिक था रश्मि के स्वर में। गलत मैं नहीं, मेरे पापा ने किया है। कितना समझाया था मैंने उन्हें, कितना मनाया था, पर उनकी एक ही जिद रही कि अपनी जाति में ही विवाह होगा। तो कोर्ट मैरिज कर लेते, इतने ऊंचे ओहदे पर हो, कोई कमजोर तो नहीं थे आप? हाँ, वो भी कर लेता, पर प्राची के पिता जब विवाह की बात करने आए तो मेरे पापा ने उनका इतना अपमान किया कि प्राची ने मुझसे रिश्ता खत्म कर जल्दी में किसी और के साथ विवाह कर लिया। विपुल ने मजबूरी बताई और कुछ देर बाद सो गया। उस रात रश्मि सो ही नहीं सकी और उसके बाद और ज्यादा उदास रहने लगी। रश्मि को ऐसे उदास देखकर घर के सभी लोग समझ रहे थे, परंतु रश्मि से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब विपुल से इस बारे में बात करने का प्रयास किया तो विपुल बोला, बहू आप लोगों को चाहिए थी, मैंने लाकर दे दी। अब पत्नी बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। ये बात रश्मि के कानों में भी पड़ी तो वो और क्रोधित हो गई। सोचने लगी, लाकर दे दी का क्या मतलब हुआ? मैं कोई बेजान वस्तु हूं कि घर में चाहिए थी तो ले आए? पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। क्या कहती और किसे कहती? पापा भी सब देख रहे थे और विपुल पर क्रोधित भी थे, परंतु रश्मि ने गौर किया कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद थी। 3 दिन बाद रश्मि के पापा उसे लेने आए। शादी के बाद पहली बार रश्मि मायके जा रही थी। मायके जाने लगी तो मम्मी ने बड़े ही प्यार से उसे गले से लगा लिया। हाथ के थपथपाने से महसूस हुआ जैसे सांकेतिक रूप में कह रही हूं कि सब ठीक हो जाएगा बहू, बस इस घर की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। ननद कीर्ति ने भी कस कर गले से लगकर कहा, जल्दी वापस आना भाभी, आपके बिना घर सूना हो जाएगा। देवर रमन ने भी आगे बढ़कर रश्मि के पांव छुए। रश्मि के पापा तो बेटी का इतना लाड प्यार और सम्मान देखकर अभिभूत हो गए। बस जिसे कुछ कहना चाहिए था उसने नजर भर कर पत्नी को देखा तक नहीं, पर रश्मि के पापा को तो ये उसकी आंखों की शर्म और संस्कार ही लगे। उसकी छवि ही ऐसी थी।
रश्मि की विदाई के बाद तो उसके ससुराल में जैसे एक तरह से युद्ध ही छिड़ गया। सासू माँ तो रो रो कर कह रही थी कि इतनी सुंदर बहू ढूंढ कर दी कि बेटा राह पर आ जाएगा, पर तूने तो उस बेचारी का मान तक नहीं रखा। पता नहीं क्या बताएगी मायके में जाकर यहाँ के बारे में। मुझे तो डर लग रहा है कि भाभी वापस आएंगी भी या नहीं। सच कहूं तो अगर मैं उनकी जगह होती तो कभी नहीं आती, ननद कीर्ति ने क्रोध मिश्रित चिंतित स्वर में कहा। रमन विपुल से आयु में काफी छोटा था तो वो चुप ही रहा। पापा ने विपुल को समझाने की कोशिश की तो अब तक चुप विपुल बोल पड़ा। आप तो चुप ही रहिए पापा, इस सब के जिम्मेदार आप ही तो है। आ गई ना आपकी जाति की बहू, इससे आगे उम्मीद मत रखना मुझसे, कहता हुआ विपुल अपने कमरे में चला गया। पापा निढाल से वहीं कुर्सी पर बैठ गए। जब विपुल की प्राची से रिश्ते की बात उठी थी तो मम्मी, बहन वो भाई ने इस रिश्ते के लिए मना नहीं किया था। यही वजह थी कि वो इन सबसे नाराज नहीं था, परंतु पापा की वजह से रिश्ता नहीं हो सका तो पापा से उसने बात तक करना छोड़ दिया था। पर अब जो हुआ सो हुआ। प्राची का तो वैसे भी विवाह हो चुका था। इधर रश्मि ने मायके पहुंचकर सामान्य रहने का काफी प्रयास किया। उसके पापा ने जब उसके ससुराल वालों की तारीफों की झड़ी लगाई तो वो शांत रहकर बस फीकी सी हंसी में हंस दी। जब तारीफ विपुल की प्रारंभ हुई तो रश्मि के चेहरे पर जो क्रोध उभरा वो उसकी भाभी पूनम से छुप न सका। वैसे तो माँ भी कहीं न कहीं समझ पा रही थी कि उसकी बेटी खुश नहीं है। अगले दिन जब घर के पुरुष काम पर चले गए तो पूनम ने रश्मि की उदासी का कारण पूछा। माँ भी वहीं आकर बैठ गई थी। पहले तो रश्मि ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, पर पूनम और माँ के बार बार पूछने पर उसने उन्हें सब कुछ बता दिया और जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ को तो जैसे सदमा सा लग गया। कुछ क्षण को तो वो मौन ही हो गई। पूनम ने प्यार से रश्मि के सिर पर हाथ फेरकर उसे सांत्वना दी। कुछ देर तक घर में चुप्पी छाई रही। जब रश्मि शांत हो गई तो पूनम ने पूछा, आगे क्या करने का सोचा है तुमने? कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची है भाभी। बहुत उपेक्षित अनुभव किया स्वयं को। जी तो कर रहा है कि वापस ही न जाऊं। रश्मि के इतना कहते ही माँ जैसे होश में आई और बोली, ना बेटी ना, इतने कठोर निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लिए जाते। अच्छी बात यह है कि उस लड़की का विवाह हो चुका है। दामाद जी कब तक उसकी याद में जी पाएंगे? आना तो उन्हें तुम्हारे पास ही होगा। रश्मि को अपनी माँ की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, परंतु उसके कुछ बोलने से पहले ही उसकी भाभी पूनम बोल पड़ी। ये क्या बात हुई मम्मी जी? गलती सरासर विपुल जी की है। एक तो पहले उन्होंने या उनके परिवार के किसी भी अन्य सदस्य ने हमें कुछ बताया नहीं। चलो इसको भी नजरअंदाज कर दिया जाए, पर विवाह के बाद इस तरह की हरकत को सही कैसे ठहरा सकते हैं? अगर उन्होंने अपने पिता को गलत ठहराने के लिए ही ये विवाह किया था तो भी हमारी रश्मि के मन को तो घाव दिए हैं ना। भाभी ने कहा तो माँ बोली, अब जो है सो है। अब इस बात को लेकर घर तो नहीं तोड़ा जा सकता। दामाद जी तो कभी ना कभी सुधर ही जाएंगे, लेकिन अगर घर टूटा तो बाद में कितनी ही तरह की और परेशानियां आएंगी। दुनिया तो सदा औरत को ही दोष देती है, लेकिन माँ जी इसकी वजह से रश्मि के आत्मसम्मान को जो चोट पहुंचती है उसका क्या? पूनम ने समझाना चाहा। नहीं पूनम, इतनी सी बात पर घर टूट जाए ये मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता। और फिर दामाद जी का व्यवहार तो रश्मि के प्रति खराब नहीं है। वक्त ही तो मांगा है उन्होंने। यदि वो भी नहीं दिया तो ये तो सोचो कि लोग क्या कहेंगे। अभी पिछले सप्ताह ही इतने धूमधाम से शादी की है। छोटे से कस्बे में रहते हैं हम लोग, और छोटी जगह में बात आग की तरह फैल जाती है। सब रश्मि की ही गलती निकालेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि इस बात को यही खत्म करो।
घर के पुरुषों तक भी ये बात नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पापा सहन नहीं कर पाएंगे। वैसे भी अब वही रश्मि का घर है, उनका मान सम्मान बचाना इसका कर्तव्य है। इतना कहकर माँ तो वहां से उठकर चली गई और साथ ही ये भी जता गई कि अब इस घर पर रश्मि का कोई हक नहीं है। टूटे आत्मसम्मान के साथ भी रश्मि का कर्तव्य अपने मायके और अपने ससुराल की इज्जत बचाना ही है। लोग क्या कहेंगे जैसे सदा से चले आ रहे ज्वलंत प्रश्न एक स्त्री के आत्मसम्मान पर हावी थे। पूनम ने कुछ कहने के लिए माँ जी को आवाज लगाना चाही, परंतु रश्मि ने रोक दिया। वो समझ चुकी थी कि बेटी सचमुच पराया धन है और अब वो पराई हो चुकी है। तभी तो जन्म देने वाली माँ ने भी उसको पराया कर दिया। रश्मि की सास और ननद रोज उसे फोन करती थी। वो लोग स्वयं को उसका अपराधी समझते थे। रश्मि भी जानती थी कि इस घटनाक्रम में उनका कोई दोष नहीं है और फिर रहना भी अब उसी घर में है, तो उनसे शिकायत करे भी तो क्या। हाँ, यदि वो लोग ये सच पहले बता देते तो अच्छा होता, परंतु उन्होंने भी शायद सोचा नहीं होगा कि विपुल ऐसा व्यवहार करेगा। ये सब सोचते सोचते और अपने मन को समझाते हुए कई दिन गुजर गए। एक सप्ताह रहकर रश्मि वापस लौट गई। उसे लेने के लिए विपुल, रमन और कीर्ति तीनों भाई बहन आए थे, लेकिन उनका व्यवहार इतना सामान्य था जैसे सब कुछ ठीक है। माँ को तो उनके इस व्यवहार से रश्मि का भविष्य सुरक्षित दिखा। जाते समय पूनम भाभी ने जरूर कहा कि कोई भी परेशानी हो तो वो हमेशा उसके साथ खड़ी है। ससुराल वापस पहुंची तो मम्मी जी ने गले लगाकर माथा चूम लिया। पापा जी ने भी प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। सबको बहुत तसल्ली मिली थी कि वो वापस आ गई है और शायद उसने अपने मायके में कुछ बताया भी नहीं है, क्योंकि वहां पर किसी ने ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया था। बाहर से देखने में सब ठीक ही था, बस कुछ ठीक नहीं था तो वो था रश्मि का टूटा हुआ दिल। रश्मि पहले की तरह हंसना खिलखिलाना भूल चुकी थी। एक दिन पूनम ने रश्मि को फोन पर समझाया कि हालात से समझौता उतना ही करो कि तुम्हें कोई भी स्थिति तोड़ न सके। जिसे तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम भी उसकी परवाह करना छोड़ दो। रश्मि ने भी यही सब करने की ठान ली। उसने एक नौकरी ज्वाइन की। उसे खुश देखने के लिए सभी ने इस फैसले का स्वागत किया। सबके प्यार भरे व्यवहार से रश्मि धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। सबका प्रेम उस पर ही बरसता था। विपुल के व्यवहार को तो सभी गलत मानते थे। एक दिन विपुल ऑफिस के काम से आगरा जा रहा था। पता नहीं दिमाग में क्या आया कि रश्मि को ताजमहल दिखाने के लिए चलने को पूछ बैठा। रश्मि ने हैरानी से उसे देखा और बोली, मैं प्यार की निशानी ताजमहल तो जरूर देखना चाहती हूँ, परंतु आपके साथ नहीं। तो फिर किसके साथ जाओगी? विपुल ने हैरानी से पूछा तो रश्मि बोली, तो नहीं जाऊंगी, अगले जन्म की प्रतीक्षा कर लूंगी। पर जो पति प्यार ही नहीं करता उसके साथ क्यों ऐसी जगह जाना? वैसे भी छुट्टी नहीं है मुझे। विपुल को कोई जवाब नहीं सूझा और वो 2 दिनों के लिए चला गया। ऑफिस का काम खत्म करके वो अकेला ही घूमने निकल पड़ा। ताजमहल देखने के बाद वहीं एक बेंच पर जाकर बैठ गया। इधर उधर बिखरी खूबसूरती निहार रहा था कि अचानक जानी पहचानी सी खिलखिलाहट उसके कानों में पड़ी। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। पीछे देखा तो प्राची अपने पति की बाहों में बाहें डाले रोमांटिक पोज दे देकर किसी फोटोग्राफर से फोटो खिंचवा रही थी। दोनों लोग अपने आप में ही मस्त थे। ये देखकर विपुल को बड़ी खींच हुई। साल भर हो गया शादी को और व्यवहार ऐसे कर रहे हैं जैसे हनीमून पर आए हैं। वो प्राची का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए खुद ही उठकर उनके पास चला गया। उसे देखते ही प्राची के चेहरे पर कड़वाहट आ गई और वो बोली, अरे तुम यहाँ अकेले हो? पत्नी कहाँ है तुम्हारी?
मैंने तो सुना था कि तुम्हारी शादी हो गई है। एक साथ कई प्रश्न दाग दिए उसने। उसका पति, जो विपुल को पहचानता नहीं था, वो हंसकर बोला, शादी हो गई है और फिर भी यहाँ अकेला आया है? तो प्राची ने व्यंग्य भरे शब्दों में कहा, अरे ये विपुल है, ये कुछ भी कर सकता है। ओह, तो ये विपुल है। चलो प्राची, मैं नहीं चाहता कि ये तुम्हें किसी भी बात से दुख पहुंचाए। इतना कहकर प्राची का पति उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। विपुल तो देखता ही रह गया और सोचने लगा कि जिसके लिए मैंने अपनी इतनी प्यारी और खूबसूरत पत्नी की इतनी उपेक्षा की, आज वही उसको नीचा दिखाकर चली गई। काश रश्मि मेरे साथ आ गई होती तो प्राची को दिखाता कि मेरी पत्नी लाखों में एक है। आज विपुल बहुत आहत अनुभव कर रहा था। पहली बार उसे रश्मि से मिलने की बेचैनी हो रही थी। वो तुरंत आगरा से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। आज उसका दिल चाह रहा था कि जाते ही रश्मि से माफी मांग ले। रात को घर पहुंचा तो काम समाप्त करके जब रश्मि कमरे में आई तो आज पहली बार विपुल ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और उसके गले से लग गया। लेकिन ये क्या, रश्मि ने तो उसे जोर से परे धकेल दिया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि रश्मि ऐसा भी कर सकती है। उसने रश्मि से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी तो रश्मि का क्रोध कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। ओह, तो आज ये प्यार इसलिए उमड़ रहा है कि पहले प्यार ने तिरस्कार कर दिया आपका। यदि उसकी आंखों में आज भी प्यार होता तो आप हमेशा की तरह मुझे तिरस्कृत करते, है ना? ऐसा नहीं है रश्मि, उसके ऐसा करने से मुझे लगा कि जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। वो तो तभी आगे बढ़ गई होगी जब उसने आपकी शादी से 6 महीने पहले ही शादी कर ली थी और अब हमारी शादी को भी इतना ही समय हो गया है, पर आज तक तुम उसी रिश्ते को पकड़े बैठे हो। रश्मि ने गुस्से से कहा तो विपुल बोला, मान तो रहा हूं कि गलती हुई है मुझसे, अब तो आगे बढ़ने को तैयार हूं ना। लेकिन अब मैं तैयार नहीं हूं विपुल। आप खुद को समझते क्या हो? जब आपका मन करेगा मेरी उपेक्षा करोगे, जब मन करेगा आगे बढ़ जाओगे। मैं कोई बेजान गुड़िया नहीं हूं जो जैसे चाहो खेल लोगे। अब आपकी मेरी नजरों में वो अहमियत नहीं रही है जैसे एक पत्नी की अपने पति के लिए होती है। अच्छा, ये बात है, तो फिर अब तक मेरे साथ क्यों रह रही हो? विपुल ने अविश्वास से पूछा तो रश्मि बोली कि अपने पैरों पर खड़े होने के बाद जाना तो चाहती थी, लेकिन किसी ने जाने नहीं दिया, क्योंकि घर के बाकी सदस्यों से भी रिश्ता जुड़ा है मेरा, उनकी खातिर नहीं गई। और मायके वालों ने तो मुझे शादी के बाद ही पराया मान लिया, तो मैं वहां भी नहीं जाना चाहती थी। ये सुनकर विपुल फिर से माफी मांगने लगा तो रश्मि ने कहा कि उसे सब कुछ भूलने में थोड़ा समय लगेगा। यदि अगर ये समय उसे दे सकता है तो ठीक है, वरना तलाक ले सकता है। इतने सीधे सपाट उत्तर से विपुल सहम गया। अब वो किसी भी कीमत पर रश्मि को खोना नहीं चाहता था। रश्मि का अपनी ननद और भाभी दोनों के साथ सखियों जैसा रिश्ता था, इसलिए उसने उन दोनों को इस घटनाक्रम के बारे में बताया। तो भाभी ने तो उसकी प्रशंसा की ही, साथ ही ननद ने भी रश्मि की पीठ थपथपाई। कीर्ति भले ही विपुल की बहन थी, परंतु वो हमेशा से ही सही के साथ खड़ी थी। अब तो नजारा देखने वाला था। विपुल सारा दिन रश्मि के आगे पीछे डोलता रहता, हर बात पर उसकी प्रशंसा करता। अब धीरे धीरे रश्मि का गुस्सा भी पिघलने लगा था, परंतु रश्मि ऊपर से कठोर बनी रहती थी। दरअसल अब उसे विपुल की हालत पर तरस तो आता था, परंतु मिन्नतें करवाने में आनंद भी मिलता था। जब गुस्सा पिघल ही चुका था तो प्यार कब तक नहीं उमड़ता। एक दिन रश्मि ने विपुल को माफ कर ही दिया। धीरे धीरे उनके रिश्ते सामान्य हो गए तो घर में सब ने राहत की सांस ली। समय गुजरता गया। ननद कीर्ति शादी करके अपने ससुराल चली गई। रश्मि भी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी।
और अब देवर रमन भी शादी योग्य हो गया था। जब उसके लिए रिश्ते आने लगे तो उसने एक दिन साफ कह दिया कि उसे अपनी मनपसंद लड़की से ही शादी करनी है। इतिहास फिर से अपने आप को दोहराना चाहता था। ये सुनकर मम्मी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। विपुल की शादी का घटनाक्रम उनकी आंखों के सामने नाचने लगा। पापा आज भी अपनी जिद पर कायम थे। विपुल तटस्थ था, परंतु रश्मि चुप नहीं रह सकी। उसने साफ साफ कह दिया कि रमन के इस फैसले में वो पूरी तरह उसके साथ है। मम्मी को भी बल मिला। पापा रश्मि को बहुत मानते थे, परंतु इस बात पर सहमत नहीं थे। रश्मि ने अपने ससुर से साफ साफ कहा कि पापा जी, यदि रमन अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता तो फिर उसे कभी शादी करनी ही नहीं चाहिए। हर बार शादी शादी ना होकर समझौता क्यों बने? ये क्या कह रही हो बहू तुम? विपुल ने भी मेरा फैसला माना था और आज वो अपनी जिंदगी में खुश है, तो रमन को भी मानना पड़ेगा, तभी तो वो भविष्य में खुश रह सकेगा। पापा ने समझाया। बस पापा जी, यही तो आपकी भूल है। माता पिता को ये क्यों लगता है कि उनसे बेहतर निर्णय बच्चों के लिए कोई ले ही नहीं सकता, जबकि सच तो यही है कि जीवन बच्चों को गुजारना होता है, माँ बाप को नहीं। और उस लड़की के जीवन का क्या जो जबरदस्ती की शादी में बर्बाद होकर रह जाती है? तुम कहना क्या चाहती हो बहू? क्या तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया? इस बार पापा जी तनिक क्रोध में बोले। हो ही गया था एक तरह से पापा जी। जब पहली विदाई में मायके गई थी तो यही सोच कर गई थी कि अब वापस नहीं आऊंगी, परंतु वहां जाकर लगा कि यहीं रुक गई तो मैं ही कमजोर या गलत समझी जाऊंगी। इसलिए किस्मत से समझौता किया और वापस आ गई और आकर नौकरी करने लगी। नौकरी के बाद भी जाना चाहती थी, पर आप सबके प्यार ने रोक लिया। परंतु उस दौरान मेरे आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची थी, उसका दर्द मैंने अकेले झेला है। वो तो मेरी किस्मत ठीक थी कि विपुल सही रास्ते पर आ गया, वरना कभी न कभी ये रिश्ता टूट ही जाता। हमारा रिश्ता भले ही सुधर गया, परंतु तब जो फांस दिल में लगी थी वो आज भी दर्द देती है। तो क्या आप अब भी चाहते हैं कि ये सब फिर से इस घर में दोहराया जाए? इतना कहकर रश्मि ने बात खत्म की, पर पापा जी सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद ही रमन की ओर देखते हुए बोले, रमन, कल ही लड़की से मिलने का प्रोग्राम बनाओ और पता लगाओ कि उसके माँ बाप राजी हैं भी या नहीं। नहीं भी हैं तो मैं मनाऊंगा उन्हें। ये सुनकर अचानक पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई और रमन खुशी से नाचने लगा कि मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।